हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर, जिसमें हमने देखा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे हमको तीन अलग अलग तरह के कुछ करेक्टरिस्टिक नंबर्स मिले, जिनके बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किस पोजीशन में, किस एनर्जी के साथ में, किस शेप के एक रीजन में रोटेट हो सकता है या मिल सकता है, जिसके बेस पर हमने उन जो तीन क्वांटम नंबर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, अलग अलग तरीके से उनको डिस्क्राइब किया। और एक जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है अपनी खुद की एक्सिस पर, उसके अकॉर्डिंग हम उस स्पिन क्वांटम नंबर से उसको देते हैं कि वो किस तरह का स्पिन अपने एक्सिस पर कर रहा है। और पहला क्वांटम नंबर हमने देखा जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और ये एक एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस से। इसके बारे में हमने देखा, और साथ में ये भी देखा कि वो जो एनर्जी है उसकी कुछ पर्टिकुलर, उस शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है इसको 1 2 3 4 अलग अलग जो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उसको हमने यहाँ नंबर दिया और उनको कुछ एक अल्फाबेटिकल जो लेटर्स हैं उनसे इसको डिनोट किया, और साथ में ये बताया कि उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2n स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में आ सकते हैं। दूसरा जो क्वांटम नंबर था वो क्वांटम नंबर जिसको हम एजिमुथल या और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी, बहुत सारे नाम हैं इस एजिमुथल क्वांटम नंबर के। और सोमरफील्ड एक्सटेंशन में हमने देखा था, जो बोर मॉडल को एक्सटेंड करके जो थ्योरी दी थी सोमरफील्ड ने, तो वहां पर भी उसने बताया था कुछ मेजर और माइनर एक्सेस के बारे में, जिसमें कई सारी एक्सेस है वो हो सकता है। और वहां उसने उसको रिप्रेजेंट किया था के से, और बाद में जब श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन दिया तो उस क्वांटम नंबर को या उस वैल्यू को जो के की वैल्यू थी उसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया एल से, स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो कुछ जो मेजर लाइंस हैं वो मेजर लाइंस कुछ फर्दर फाइन लाइंस से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो ये क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो जो शेल है, वो जो ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा है, उसमें कुछ क्या होते हैं, सब शेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट शेल को लें तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही तरह का जो सब शेल है वो होता है, जिसको हम बोलते हैं एस सब शेल। और अगर हम एन की वैल्यू को अगर हम 2 लेते हैं, तो उस एन की वैल्यू को 2 लेते हैं तो उसमें दो तरह की सब शेल्स आपको देखने को मिलते हैं, एक एस और एक पी। जबकि एन इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको एस सब शेल देखने को मिलता है। और एन की वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे इन सब शेल्स का जो नंबर है या इनकी जो शेप है वो यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यूज के तौर पर और मिलती जाती है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये कुछ इंफॉर्मेशंस देता है। वो इंफॉर्मेशंस क्या है? पहला तो ये कि ये सब शेल जो है कुछ मेन शेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो n-1 के इक्वल होती है। जो एल की जो वैल्यू होती है वो n नंबर से एक कम होती है, और इसको हम सब शेल्स बोलते हैं कि अंदर ये है। और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी को लेकर के तो उन्हीं इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कहते हैं, ये उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है जिनकी वैल्यू जो है वो h/2 होती है। और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हम देते हैं l+1 का अंडर रूट, ठीक है ना। और ये वैल्यू कुछ अलग अलग हो सकती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये केवल एन की वैल्यू जब 1 होती है तो सिर्फ एक ही तरह की स्मॉल एल की वैल्यू मिलती है, और इसे हम बोलते हैं कि एल इक्वल्स टू 0। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एल की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, n-1 के इक्वल
होती है। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो आप 1 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0। तो l की वैल्यू जो 0 आई है उसको हम s सब ऑर्बिट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो s से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो s शेप का होता है या स्फेरिकल शेप का होता है। और n की वैल्यू अगर 2 है तो आप यहाँ पर देखोगे कि n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है ना। तो ये 1 भी हो सकती है और ये 0 भी हो सकती है, इसलिए 0 के लिए हम यहाँ पर लेते हैं s और l की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये वैल्यू लेते हैं हम p, ठीक है। तो इसी तरीके से हम l की वैल्यू 3 लें या n की वैल्यू को 4 लें तो ये वैल्यू लगातार धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जनरल जो सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रिंसिपल सेल में वो डिपेंड करता है कि उसका जो प्रिंसिपल शेल है उसका नंबर क्या है। तो इस तरह से कुछ आप इसको शो कर सकते हो कि साहब ये n इक्वल्स टू 1 अगर होता है तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का सब शेल होता है, लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें कुछ इस तरह से दो सब शेल्स होते हैं। ये n की वैल्यू अगर 2 होती है तो इसमें एक s है और एक दूसरा जो है वो p है। इसी तरह से अगर आप तीसरा देखें तो थर्ड शेल में आप जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको 3 वैल्यूज मिलती हैं l की, और ये n इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा l की वैल्यू एक s मिलेगी, एक p मिलेगा और एक आपको d मिलेगा। और इस तरह से सो ऑन आप आगे चलते जाओगे, n की वैल्यू को 4 रखोगे तो 3 सब शेल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से सब शेल्स के नंबर को ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो शो करता है। और एक तीसरा जो नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वांटम नंबर ये जीमन इफेक्ट को शो एक्सप्लेन करता है। जो जीमन इफेक्ट आप देखते हो कि अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी भी एटम को तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर और लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं या डिवाइड हो जाती हैं, उसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, ये अगर इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर अगर रोटेट हो रहा है तो ये एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। और जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस एटम को रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस सब शेल में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं या जमा लेते हैं स्पेस में, और उसी ओरिएंटेशन को एक्चुअली हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो शेल्स में सब शेल्स थे और सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसकी जो वैल्यू है जो m ये वैल्यू है, अगर हाँ इसको अगर हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर ना रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना रखें तो ये फर्दर ये लाइंस में डिवाइड नहीं होता और ये सभी और जो इनकी जो वैल्यू होती है इन सब की वैल्यू जो है वो एक जैसी होती है, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेट। जैसे इसको अगर हम आगे देखें कि m की वैल्यू जो है वो होती है 2l+1 के इक्वल, और ये -l से लेकर के और +l तक ये वैल्यू जाती है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। तो अगर हम s के लिए देखें, अगर l की वैल्यू अगर हमारे पास में 0 है और इसके लिए हम देखते हैं कि वो जो शेल है वो सॉरी सब शेल है उसको हम s बोलते हैं, तो यहाँ जो m की वैल्यू होगी वो m की वैल्यू क्या होगी, वो सिर्फ 1 होगी। आप यहाँ पर रख के देखो कि l की वैल्यू 0 तो 2l+1 है, तो 2l+1 का मतलब है कि हमने इसको रखा l की वैल्यू को 0 + 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई सिर्फ 1। तो 1 का मतलब सिर्फ एक वैल्यू, और एक वैल्यू जो आई है वो कौन सी है इसकी, 0। तो ये जो 0 वैल्यू आती है ये सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए आप यहाँ शो करते हो। अगर यहाँ l की वैल्यू को अगर आप 1 रखते हो
तो ये वैल्यू आती है एस बी और पी बी, और यहाँ एम की वैल्यू को अगर आप रखते हो तो ये होता है -1, 0 और +1। तो इसीलिए आप P को देखते हो कि P में 3 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो वो Px, Py, Pz यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक वैल्यू जो होती है वो +1 के लिए होती है, एक वैल्यू 0 के लिए होती है, और एक वैल्यू जो है वो -1 के लिए होती है। तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सभी जो सब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, डिजेनरेट होता है। तो P में तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम L की वैल्यू को 2 लेते हैं तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये S, P और D इन सब के लिए होगा, और M की वैल्यू जो है वो -2, -1, 0, +1 और +2 होती है, और कुछ इस तरह का ये ऑर्बिटल आपको शो होता है। तो ये के लिए ये +2 है, एक के लिए +1 है, 0 है, -1 है, -2 है। और ये जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखते तो ये जो डी ऑर्बिटल्स, सभी जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एक जैसी एनर्जी होती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिन ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो डीजेनरेसी है ये ब्रेक हो जाती है, और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये फर्दर स्प्लिट होकर के 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल्स 2 सेट्स में स्प्लिट होगा इस तरह से। वो डिपेंड करता है किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ लगाया है। तो ये जो सेट होता है इसको हम T2G सेट बोलते हैं, ये जो सेट होता है इसको हम EG सेट बोलते हैं। ये डबली डिजेनरेट है और ये ट्रिपली डिजेनरेट होता है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं उस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास शेल्स हैं, और इन शेल्स में भी जो सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये जो सब शेल्स हैं, इन सब शेल्स में भी जो ऑर्बिटल्स हैं उन एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, अगर आप सेम सब शेल के भी ले रहे हैं, जैसे सेम सब शेल का हमने डी ऑर्बिटल का लिया या पी ऑर्बिटल का लिया, तो सेम सब शेल है, लेकिन इनमें भी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन स्मॉलर एनर्जी में पहले फिल होता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे वो हायर एनर्जी में जाता है। और एक जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उस इलेक्ट्रॉन की जो खुद की स्पिन है अपनी एक्सेस पर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको ये शो करता है। इसको हम +-½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो +½ किसके लिए होता है, जब ये क्लॉकवाइज मूव करता है और इसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है उस समय इसकी वैल्यू जो है वो हम -½ लेते हैं, और इसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका स्पिन कुछ इस तरीके का है, इस तरह से स्पिन होता है। ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज था, और ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से स्पिन होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो +½ होती है और इसकी वैल्यू -½ होती है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये बहुत सारी चीजें आपको बताने में हेल्प करते हैं, एक्सप्लेन करने में कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कैसी है। अच्छा, कुछ ऑर्बिटल्स आप देखते हो कि फुल फिल्ड होते हैं, कुछ हाफ फिल्ड होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक नेचर के और पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। अगर आप वहां पे देखोगे कि अगर वो फुल फिल्ड है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुल भरे हुए हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे p ऑर्बिटल को देखो और यहाँ सभी ऑर्बिटल्स को अगर हम फुल कर दें, तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, जहां पे सभी ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं। लेकिन अगर ये ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर ये इनकम्प्लीट होगा या हाफ फिल्ड होगा, तो इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो आने लगता है, या आप ये कह सकते हो कि इसमें पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप होने लगती है। और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे उतना ही ज्यादा
क्या होगा, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जब ये जो स्पिन कर रहा है इसकी वजह से एक एंगुलर मोमेंटम इसमें क्रिएट होता है, जिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम निकालते हैं कि वो वैल्यू होती है h/2 s s प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है ना। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और ये जो वैल्यू हमने एक और अभी निकाल ये बताई थी शायद, हाँ, ये जो है वो क्या है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस चारों तरफ इसके घूम रहा है, इस ऑर्बिटल में रोटेट होने की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम जो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वैल्यू को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, या सॉरी स्पिन कर रहा है, उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को इस इक्वेशन से और निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वांटम नंबर्स थे, जिन क्वांटम नंबर के बेस पर हम बहुत सारी बातें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उस एटम में कहाँ कैसे वो प्रेजेंट है, क्या प्रॉपर्टीज रखता है, वो बता सकते हैं। जो एक मैंने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमने वेव फंक्शन लिया था साई, शायद मैंने बता दिया था आप लोगों को कि वो जो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक वो रेडियल वेव फंक्शन उसमें होता है और एक एंगुलर वेव फंक्शन होता है। रेडियल वेव फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है उसको वो बताता है, और एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेव फंक्शन जो है वो ये बताता है कि जो डायरेक्शन है उस वेव फंक्शन की, किस एंगल पर वो इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है। ठीक है ना। और ये जो दोनों को अगर हम मिला दें, जो रेडियल वेव फंक्शन है और एंगुलर वेव फंक्शन है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो एक कंप्लीट वेव फंक्शन हमें मिलता है। और एस ऑर्बिटल के लिए अगर आप देखते हो तो जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आती है, और जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन जो है वो वहां पर हमें मिलता है। बाकी पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए और सो ऑन, आगे जितने भी ऑर्बिटल्स आपके पास में हैं, उन सब के लिए जब हम वेव फंक्शन निकालते हैं उसमें तो रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन दोनों से वो वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू निकलती कैसे है, आती कैसे है, तो इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो हैं वो हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का भी बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या होते हैं। तो ये कर्व जो हैं वो वेरिएशंस बताते हैं आपको कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रेडियली कहाँ होता है और एंगुलरली कहाँ होता है। ठीक है ना। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दो कर्व से मिलकर के बना होता है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो पहला पार्ट हम इसका देखते हैं जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व। ठीक है ना, कि रेडियल पार्ट इसका जो है क्या है कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में, उसके चारों तरफ अराउंड वो किस जगह पर मिलेगा। तो उसके लिए एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4πr² डॉट डी आर साई स्क्वायर। साई स्क्वायर आपको पता ही है कि वो ऐसी जगह, ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और पाई आर स्क्वायर आपको पता है वो जो रेडियस है, उस ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ वो वाला जगह, ये वाला क्षेत्र या ये वाला रीजन। और डी आर क्या है, डी आर है एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे इसको एक दूसरे तरीके से समझो, जैसे आप लोगों ने वो देखा है, क्या कह सकते हैं, आनियन, प्याज। प्याज अगर आप देखते हो तो प्याज में आप देखोगे कि अंदर की तरफ एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है, फिर और लेयर होती है, इस तरह से लेयर्ड बनी होती है। ठीक है ना।
और ये एक डिस्टेंस है, ये तो बता रहा है पाई आर स्क्वायर, और इसी रेडियस में वो छोटा सा जगह कि जैसे जो प्याज के छिलके के ऊपर जो सूखा हुआ छिलका होता है, अगर इसी तरीके के छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका अगर होता है, तो उस प्याज के उस सूखे हुए छिलके का जो वॉल्यूम है या जो उसकी थिकनेस है, वो हम इस पूरे थिकनेस, ये जो हमारा एटम है, इसकी पूरी थिकनेस के कंपैरेटिवली उसको हम क्या बोल सकते हैं, काफी छोटा मान सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है ना, कि ये हमारा प्याज हो गया और इसके ऊपर अब एक बहुत पतला सा जगह है, बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत छोटी सी एक थिकनेस का वो वाला रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, तो वो जगह जो है उसको हम लेते हैं यहां पर डी आर से, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी टर्म जो मिलकर के आपकी बनाती है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी। और इस डी और जो हमारा रेडियस है, ये जो रेडियस है यहां से जब हम जा रहे हैं न्यूक्लियस से और इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ना, तो ये जो रेडियस है इनके बीच का एक ग्राफ हम जो है वो यहाँ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है कि यहाँ ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में डी है, और ये जो वैल्यू है ये आर है, जो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होगी। तो जब आप इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखोगे, जब इसकी जो वैल्यूज मिलेंगी, तो वो वैल्यूज जब मिलती हैं तो कुछ इस तरीके का ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है, इस तरह का। तो आप यहां पे देखोगे कि शुरू में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 है, और धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डी, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक समय आता है जब ये बढ़ करके और मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाता है, और उसके बाद में ये जो वैल्यू है ये वापस से कम होने लगती है, और फिर आकर के ये 0 की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह का जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है वो 1s के लिए मिलता है। इसी तरह से जब हम 2s के लिए इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिलता है। मैं दूसरे पेज पे चल रहा हूं। कि पहले ये जो वैल्यू है ये 0 होती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती है और इंक्रीज होकर के मैक्सिमम जाती है, और मैक्सिमम होकर के वापस से डिक्रीज होकर के और 0 की तरफ प्रोसीड करती है, और उसके बाद में फिर ये वैल्यू बढ़ती है और ये वैल्यू फिर डिक्रीज होकर के कुछ इस तरीके से आ जाती है। अगर यही वैल्यू, ये तो आपने साई स्क्वायर में निकाला, अगर इसी वैल्यू को अगर आप साई में निकालते हैं तो क्या होता है, तो जब आप साई में निकालते हो तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके की मिलती है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, दोनों ही वैल्यू जो है इस तरह की, ओके। बट क्योंकि हमें पता है साई कुछ होता नहीं है, साई स्क्वायर आप यहां पर लेते हो, इसलिए ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह के कर्व आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 2s के लिए है, 2s। तो इस 2s में ये 1s अंदर ही प्रेजेंट है। ऐसे जब 3s के लिए निकलेगा तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो मैं आपको ये पहले शायद बता भी चुका हूं। तो आप यहां पर अलग अलग तरीके के जो s ऑर्बिटल हैं, ये 1s के लिए, ये 2s के लिए, ये 3s के लिए, इनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहाँ पर मिलते हैं। और अगर आप p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल के लिए देखोगे तो p ऑर्बिटल के लिए जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो पीक आती है वो n-1, और d ऑर्बिटल के लिए अगर आप देखोगे तो n-2। मतलब कि अगर आप s ऑर्बिटल के लिए देखते हो तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया आपका 1s के लिए। यही डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो किसके लिए है, वो 2p के लिए है ना, सिर्फ इसमें एक ही पीक आता है। और अगर आप d के लिए देखोगे तो ये 3d के लिए भी यही है। और अगर आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब आप लेते हो तो ये वैल्यू इस तरह से और ये दूसरी वैल्यू इस तरह से, तो यहां ये तो है 2s के लिए,
ठीक है, लेकिन ये 3p के लिए है और ये 3p के लिए और 2s के लिए सेम कर्व हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखोगे तो ये तो क्या दिखा रहा है, सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहा है, ये r के साथ में आपने इसको लिया हुआ है, लेकिन अभी आपने डायरेक्शन नहीं बताई कि किस पर्टिकुलर एंगल पर, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चलते हो, जैसे एक्स एक्सिस पर चलते हो, तो एक्स एक्सिस पर अगर आप जब देखोगे, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो अगर आप सिर्फ एस एक्सिस पे देखोगे, एक्स एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर, तो आप यहां पर जो वेरिएशन है एस में, आपको जब एस ऑर्बिटल के लिए आप देख रहे हो तो वहां पर आपको डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से देखो, वो पीक आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। 1s के लिए, 2s के लिए हमेशा इसी तरह का पीक मिलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप p और d ऑर्बिटल्स के लिए इस एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखते हो, तो आप देखते हो कि एक स्पेशल डायरेक्शन में है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो p ऑर्बिटल्स के लिए आप देखते हो तो x जो एक्सिस है उस पर आपको ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलती है, तो कुछ इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलता है। तो आप बोलते हो कि साहब ये जो ऑर्बिटल है ना वो px का है। और जब पी वाई का अगर आप देखते हो तो पी वाई में आप देखोगे तो ये मान लीजिए कि अगर ये आपकी वाई एक्सिस है तो इस तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो वैल्यूज आती हैं उनको जब आप प्लॉट करते हो तो कुछ इस तरह का, जब एस के लिए वो करते हो, ये जो कर्व आ रहे हैं इनकी वैल्यूज को जब आप देखते हो तो वो जो है वो स्फेरिकल आता है कुछ इस तरह का, इसलिए आप बोलते हो वो स्फेरिकल है। और ये डम्बल शेप्ड वैल्यूज जो है आपको यहाँ देखने को, ऐसे ही जेड एक्सिस पर देखोगे तो वो जेड एक्सिस पर आपको नजर आएगा, तो आप वो कह दोगे कि ये जो है वो पी जेड या पी एक्स है या पी वाई है, वो जिस भी एक्सिस के अलोंग होगा। ऐसे ही जब डी ऑर्बिटल्स में आप देखते हैं और जब इसका एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है तो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स कर्व हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, और वो दो तरह की वैल्यूज साथ चलती हैं कि वो एक्सेस के बीच में है या एक्सेस के अलोंग है, जिसकी वजह से वो पी सॉरी डी जो है वो डी एक्स वाई हो सकता है या डी वाई जेड हो सकता है या डी जेड एक्स हो सकता है या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है या डी जेड स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये डबल डम्बल शेप्ड टाइप के जो कर्व्स हैं वो हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। ये एक्सिस के अलोंग बिटवीन होते हैं, और ये जो है, ये जो दोनों हैं ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ये जेड एक्सिस के अलोंग होंगे दोनों, और ये क्या होंगे, एक्स और वाई के बीच के, ये वाई और जेड के बीच का और ये जेड और एक्स के बीच का। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। और ये जो होते हैं ये होते हैं आपके नॉन एक्सियल, ये एक्सिस के साथ नहीं होते, एक्सिस के बिटवीन होते हैं, इसलिए इसको हम नॉन एक्सियल बोलते हैं। ऐसे एफ ऑर्बिटल्स में देखोगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो कर्व्स हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। जब हमको ये पता हो जाता है कि इनके शेप क्या है, इनके साइज क्या है, किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ पे साइज के बारे में बात कर रहा था। देखो यहाँ जैसे जब हम 3s का देखते हैं तो 3s के लिए जो जो कर्व आ रहा है ये इतना बड़ा आ रहा है, इसलिए ये आप देखोगे कि जो ये जो r है, ये r की वैल्यू क्या है, इसके लिए ज्यादा हो गई और इसका साइज भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए जब आप यहाँ पर देखोगे ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ जब देखोगे तो ये पहला रीजन जो 1s के लिए है, ये दूसरा रीजन जो आपका 2s के लिए है, ये तीसरा रीजन जो आपका 3s के लिए है। तो देखो r बढ़ता जाता है तो ये जो वेव है वो भी बढ़ती जाएगी, ये वेव कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी, ये वेव फिर इस तरह से मिलेगी, फिर तीसरी वेव इस तरह से मिलेगी। तो देखो अब वेव बढ़ रही है, वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। ये 2s के लिए था, ये 1s के लिए था, ये 3s के लिए है। ओके, तो इससे भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि किसका साइज ज्यादा हो रहा है, किसका साइज छोटा हो रहा है।
और जब 2p के लिए देखते हैं तो 2p वाला और 1s वाला सेम आता है। एक प्रिंसिपल हम फिर बाद में देखते हैं कि जब हमको पता चल हो गया कि हाँ ये शेल्स होते हैं, ये सब शेल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक प्रिंसिपल वहां पे दिया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? वो कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके सेम नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी क्वांटम नंबर, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर देखना चाहोगे तो सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी। मतलब दो लोगों का एड्रेस एक नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम बात करें किसी एक कंपाउंड की बात करते हैं जहां पे 3s2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आउटर मोस्ट। अब 3s2 के लिए अगर हम देखें यहां पे, तो n का वैल्यू जो क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। ये 3 थर्ड शेल के लिए। l की वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये जो 3s है एक्चुअली इस तरह से है ना, ये 3s2। तो हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये a इलेक्ट्रॉन है, ये b इलेक्ट्रॉन है। तो a और b दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है। a और b दोनों के लिए l की वैल्यू क्या है? सेम है, s। मतलब यहां 0। और अगर आप तीसरा क्वांटम नंबर है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू अगर आप यहां पर देखोगे तो वो क्या होगा? s के लिए क्या वैल्यू होता है? 0। तो a हो या b हो, दोनों के लिए वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। अब बात आती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर की। अब a के लिए स्पिन क्वांटम नंबर और b के लिए स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो प्लस हाफ है, तो दूसरे के लिए वैल्यू जो है वो माइनस हाफ होगी। या जरूरी नहीं है कि ये a जो है वो प्लस हाफ ही हो, ये माइनस हाफ भी हो सकता है, और ये जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है ये प्लस हाफ भी वैल्यू रख सकता है। लेकिन रखेंगे दोनों एक दूसरे से अलग। ये नहीं कि दोनों ही, ये भी प्लस हाफ हो जाए और ये भी प्लस हाफ हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। दोनों की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक की वैल्यू अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। अगर पहले की वैल्यू माइनस हाफ है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ होगी। मींस कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी सभी क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। ये पाउलीज ने अपना एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। अच्छा, इस प्रिंसिपल का बेस क्या है, या ये कह सकते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए क्या है कि देखो, अगर सेम स्पिन होते हैं, एक ऑर्बिट है और इसमें सेम स्पिन है, तो यहां रिपल्शन ज्यादा होता है। क्योंकि हमें पता है ये सब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और जब रोटेट होंगे तो चार्ज पार्टिकल जब रोटेट होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर सेम डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और कैंसल आउट कर देंगे जिसकी वजह से इनका जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। जब भी हम किसी भी एटम में देख लें या किसी मॉलिक्यूल में देख लें, तो यहां अलग अलग स्पिन रखते हुए ये अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बजाय सिमिलर स्पिन्स के। तो इसलिए एक ऑर्बिटल में ये दोनों की स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकती। ओके, तो ये पाउलीज ने एक अपना एक प्रिंसिपल दिया था। अब हमारे पास में एक कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं उनको किस तरीके से फिलअप करें या उनको किस तरीके से भरें। तो कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो जिसको हम बोलते हैं
ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब ऑफ-बाउ जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब किसी चीज को बनाओ आप, है ना, बना रहे हो। तो बना क्या रहे हो यहाँ पे? बना ये रहे हो कि वो एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ में आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते जा रहे हो। तो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स आपका कोई भी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वेरियस सब ऑर्बिट्स में या सब शेल्स में और उसके बाद में उनके ऑर्बिटल्स में, वो एक एनर्जी के इंक्रीज होते हुए एक ऑर्डर में या क्रम में आप उसको भरते हो, ठीक है ना। और इस तरह से भरते हो कि उसमें जो n+l की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? मिनिमम आती है। तो उसकी एनर्जी कम होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होता है। और किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो आप इलेक्ट्रॉन को वहां पे फिल करते हो जहां पर n की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है? मिनिमम होती है। जाहिर सी बात है। तो इस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम आप ले लेते हो तो लोअर एनर्जी जो है, जो n+l का जो रूल है उसको फॉलो करते हो, इसमें सबसे कम एनर्जी होगी और इसमें ओके। तो इसके बेस पर, इस n+l के बेस पर हमने एक ऑर्डर बनाया हुआ है जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s में करेंगे, देन हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2s में करेंगे, देन करेंगे तो 2p में करेंगे, उसके बाद अगर हम करते हैं तो 3s में करते हैं, देन 3p में करते हैं, देन 4s में करते हैं, देन 3d में करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि देखो शेल यहाँ पर फोर्थ है और ये शेल जो है वो थर्ड है। अब ये शेल्स की जो डिस्टेंस होती है या एनर्जी जो होती है ये बहुत कम होती है, और इतनी कम होती है कि जब हम इसको कंपेयर करते हैं और यहाँ पर देखो n+l की वैल्यू को करो तो ये 4 प्लस, इसके लिए अगर हम देखें तो ये वैल्यू आएगी 4 + 0 = 4। और 3d के लिए अगर हम यहाँ n+l को देखें तो n की वैल्यू है यहाँ पे 3 और d के लिए वैल्यू जो आती है वो आती है 2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5। तो 4 जो है वो कम है, इसीलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है और 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये इस तरीके से 3d में चला जाएगा उसके बाद में फिर 4s में जाएगा, सॉरी 4s में क्या, 4p में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 5s में जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी को हम ये कह सकते हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हम रूल कौन सा यूज कर रहे हैं? ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जिसमें हम देख रहे हैं n+l को कि n+l जो है उसकी वैल्यू वहां पर कम होनी चाहिए, ठीक है। और एक और रूल हम काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हो तो जो पेयरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग को जब आप स्टडी करते हो तो वहां पर आपको देखना पड़ता है जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल किया जाए। देखो अगर S है P है तो S और P की एनर्जी में तो जाहिर सी बात है वहां एनर्जी डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आपने P ले लिया तो P जो है वो ये 3 ऑर्बिटल्स बनाता है एक px है, एक py है और एक pz है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया जाए और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया जाए? तो हुंड ने अपना एक मल्टीसिप्लिटी रूल दिया। उन्होंने कहा कि जब आप डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो पहले इलेक्ट्रॉन आप उन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब फिल करोगे तो सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए कि 3p4 है तो पहले आप इसको सिंगली फिल्ड करेंगे सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को और फिर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, तब आप पेयरिंग करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया और यहां फिल किया।
ये काम आप नहीं कर सकते। पहले आपको सबको क्या करना पड़ेगा, पहले वो सारे के सारे जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, और वो सिंगली ऑक्यूपाई भी होंगे तो कैसे होंगे, पैरेलल स्पिन के। मींस कि अगर आपके पास में यहाँ पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ सबसे पहले सिंगली फिल्ड होंगे और पेयरिंग यहाँ पर बाद में होगी, और ये होंगे कैसे, सबके सब पैरेलल स्पिन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अपवर्ड स्पिन में हो एक डाउनवर्ड स्पिन में हो, सभी की स्पिन क्या होगी, एक जैसी डायरेक्शन में होगी। अभी आप बोलोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। हाँ, वो तब बोला था जब एक ही ऑर्बिटल में हम स्पिन देख रहे हैं। अगर हम एक ही ऑर्बिटल में देखेंगे तो स्पिन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन जब हम अलग अलग, यहाँ ये ऑर्बिटल अलग है, ये ऑर्बिटल अलग है, अब ऐसा क्यों है उस पर भी हम जाएंगे कि क्यों ये इस तरह की जो कंडीशन है उसको हम नहीं लेते और ये ज्यादा स्टेबल कंडीशन है, उसको हम अभी देखेंगे कि क्यों होती है ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम खून का जो मल्टीसिप्लिटी रूल है उस रूल को फॉलो करेंगे, और उस रूल के हिसाब से हम कहते हैं कि सबसे वहां पर इलेक्ट्रॉन फिल होता है जहां पे सबसे पहले पैरेलल स्पिन के सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स वहां पे, सॉरी ऑर्बिटल्स नहीं, सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर हो। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना होता है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप जो सिंबल यूज करते हो वो आप ऐसा सिंबल यूज करते हो कि ये आपका होता है L की वैल्यू, यहां होती है हमारे पास में N की वैल्यू, और यहां होती है ये X की वैल्यू। तो ये जो N है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो X है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें प्रेजेंट हैं वो है, और ये जो L है ये उसका सब शेल या ऑर्बिटल सिंबल जो है वो होता है। इसीलिए आप जब 3s2 लिखते हो तो कैसे लिखोगे, ये आपका S है, किस सब शेल में वो जा रहा है, किस ऑर्बिट का वो है, तो हमने यहां कहा कि 3s का है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल्ड हैं, तो वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 कि सब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का एक सिंबल है जिसको आप यूज करते हो, और कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी जब इनकी एनर्जीज में, जो सबशेल्स हैं इनकी एनर्जी में बहुत छोटा सा अंतर होता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हायर एनर्जी वाले में चला जाता है और बाद में फिर लोअर एनर्जी में आता है। जैसे एक एग्जांपल आप पढ़ते हो कॉपर का। अब कॉपर होता है 24 एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो इसका तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। होना क्या चाहिए, इसको कई बार ये तो इस तरह से लिखा ही जाता है, और कई बार आप कैसे लिखोगे, ये तो सेम रहेगा ही, यहां पर आप 4s1 3d5 ऐसे भी लिखते हो, है ना। तो सही तरीका तो यही है, जो मैंने ये वाला जो लिखा है वो सही तरीका है। लेकिन आप यहां पर देखो कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने नहीं भरे और हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, और जो 3d है उसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसा चाहिए था हमको, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना चाहिए था 4s2 3d4 क्योंकि ये पहले फिल हो गया, इसकी लोअर एनर्जी थी, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉन यहां गया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे 3d से इन्होंने भरना स्टार्ट किया। तो ऐसा क्यों है, तो ये 2 रीजन हैं इसके। पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा।